हमारे नेबर्स हैं दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें। क्या बचपना है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। ये गांधीयन टर्न दी अदर चीक, कब तक ये बकवास करते रहेंगे? आई मीन वी हैव टू हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड। मैं इनमें से कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है? नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। Thank you so much, Major General Dr. J.D. Bakshi, show में आने के लिए. It's such an honor to have you here, to have you under the tree. So thank you. Thank you. I like the concept of the Kalpa Vriksha, Yes, the wish-fulfilling tree. yes. It was totally my mom's idea, and I'm so grateful. I would like to start off by asking, क्या आपको लगता है that we should increase the strength of Indian Army in terms of human soldiers in order to make it better, या हम लोग को ज़्यादा focus करना चाहिए on the futuristic AI technology and maybe even robotic soldiers? देखिए साहब, वो हमारे देश में एक तबका है जो कहता है कि हमको चूज करना पड़ेगा बिटवीन हाईटेक या मैन पावर। हाँ, कि हमारे जो फौज की नफरी बहुत बढ़ गई है और वो फालतू भत खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, तो हमको मैन पावर को कट करना चाहिए और हमको टेक्नोलॉजी और वेपन्स इक्विपमेंट बढ़ाने चाहिए उस पैसे से। अब देखिए ऐसा है कि हम अमेरिका को अपना मॉडल नहीं ले सकते। हाँ। अमेरिका के दोनों तरफ दो बड़े ओशंस हैं, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन से वो बचा हुआ है, राइट। अमेरिका के नेबर्स हैं कनाडा और मेक्सिको। हमारे नेबर्स हैं दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। वी हैव अ वेरी हॉस्टाइल नेबरहुड। वी हैव वेरी डायरेक्ट थ्रेट्स ओवर लैंड, ओवर सी, एवरीवेयर वी आर सराउंडेड। हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। तो जो अमेरिका के लिए लागू है वो हमारे लिए लागू नहीं है साहब। वी कांट से कि अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करेंगे। इट इज वेरी फैशनेबल टू डू एज हार्वर्ड इज डूइंग, और व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूयॉर्क इज व्हाट विल हैपन हियर। इट्स ओके फॉर फैशंस, आई डोंट थिंक इट इज ओके फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा देखिए साहब, दूसरा मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी आंखों के सामने एक ट्रेलर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में आ गई है। रशिया के पास क्या वेपन्स टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हम खरीद रहे हैं उनसे। बट रशिया ने ये लड़ाई शुरू करी केवल 1.5 लाख की फौज से, जबकि यूक्रेन की फौज थी 2.5 लाख की टू स्टार्ट विद। फिर उन्होंने मोबिलाइज किया, 5.5 लाख कर दिए। ठीक है साहब, 5.5 लाख कर दिए उन्होंने, और लेने के देने पड़ गए रूस को। उनकी फौजें हताश हो गई, आफ्टर ऑल थक गई। यहाँ जाओ, वहाँ भागो, इधर भागो। जब कम आदमी होते हैं और 1200 किलोमीटर का फ्रंट डिफेंड करना है, तो फिर वो आप यहाँ कमजोर करो तो वो वहाँ हमला करेगा, वहाँ करो तो यहाँ आएगा। और वो फौज थक गई रूस की, और मजबूरन रूस को लड़ाई के दौरान 3 लाख रिजर्विस्ट कॉल अप करने पड़े, और अब उनको 5 लाख और जो नई फौज है वो खड़ी करनी पड़ी। तो क्या हम ये चाहते हैं? भारत के पास कोई मैन पावर की कमी है साहब? 1.4 अरब की आपकी आबादी है, ठीक है, और उसमें से 50% 26 वर्ष की आयु के नीचे है। यू हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। थ्योरेटिकली आपसे बड़ी फौज कोई खड़ी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आपको तो अपने लड़कों को जॉब्स देनी है। वो तो है। You have to create jobs. It is amazing that we are cutting jobs. क्या आपको मालूम है, आपको I'll just take a minute. क्या आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमारी सरकार ने 3 साल कोई फौज में भर्ती बंद कर दी। रीजन था कि हमारे फौज में बीमारी ना फैले, लेकिन हर साल हमारे 60,000 फौजी रिटायर होते रहे। 60 ज़रबे 3, 1,80,000 से आपने भारत की फौज काट दी है, जबकि खतरे बढ़ रहे हैं। अगर कोई मुझे कहता है कि वो साहब सब बड़ा अच्छा शांति का युग आ गया है,
तो मैं कहूँगा प्लीज लुक अगेन, हाँ अपने चारों तरफ देख लीजिए हो क्या रहा है, प्लीज देखिए क्या हो रहा है आपके चारों तरफ, जंग, मारकाट, फसाद, चाहे यूक्रेन, चाहे मिडिल ईस्ट, चाहे साउथ चाइना सी, चाहे ताइवान, तीनों चौतरफा आपके जंग और युद्ध के बादल जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसा माहौल आ रहा है साहब। तो ऐसे में हमको अपनी फौज को टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी और मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मैं जो काटी है वो तो जरूर करनी पड़ेगी, अग्निवीर स्कीम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। एंड जो आपने बताया जो एथिकल साइड है कि कंट्री को अपने सिटीजन्स को जॉब्स देने हैं, ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस, बट लेट्स जस्ट से कि फ्यूचर में तो अभी एवरी मंथ समथिंग न्यू इज हैपनिंग विद एन एआई के कॉन्स्टेंटली एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। लेट्स जस्ट से इट कम्स टू वन पॉइंट कि गवर्नमेंट सोच रहे, कंट्री सोच रहे हैं कि सोल्जर्स को रिप्लेस करो रोबोट्स के साथ। क्या आपको लगता भी है कि जो देशभक्ति होती है क्या वो कभी रिप्लेस कर सकती है रोबोट के अंदर? क्या एक रोबोट, क्या एक एआई कभी भी उस जनरेट कर सकता है वो फीलिंग, वो देशभक्ति के जो भाव होते हैं? क्या वो कभी भी हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए साहब, एआई इज मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स, सो आर वी, हम लोग भी, हमारे भी प्रोग्रामिंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स इस कंट्री के बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। बिल्कुल। एंड वी विल ऑल्सो, वी आर एट द कटिंग एज ऑफ एआई, वी आर ऑल्सो वर्किंग। लेकिन साहब ऐसा है कि अभी एआई इतनी ऑटोनोमस नहीं हुई कि हम सोल्जर्स को घर भेज दें और हम रोबोट की आर्मीज पे डिपेंडेंट हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है साहब। तो ये बोले ख्याल अच्छा है गालिब मन को बहलाने के लिए, लेकिन बात यह है कि साहब अभी 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 हम वो दर्जे पे नहीं पहुंचे। हाँ, वो तो। और वो दर्जे पे आप पहुंच भी जाएं तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की प्रॉब्लम अलग है। आपको नौकरियां देनी है, ना कि रोबोट्स को बसाना। Whom would you choose to make? रोबोट्स टू कि लोग भूखे मरे नौकरी के बगैर, हो हम रोबोट से चलाएंगे साहब। बिल्कुल। तो वो तो रोबोट्स को तोड़ेंगे लोग आके ना, और क्या? क्योंकि उनकी तो नौकरियां रोबोट्स छीन रहे हैं, ठीक है साहब। यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने की बड़ी किल्लत है। आप देखो साहब बेटा, एक दिन बोले साहब 50 नौकरियां एडवर्टाइज हुई प्राइवेट सेक्टर में मुंबई में, 15,000 की भीड़ का हजूम खड़ा हो गया, पुलिस को बुलाना पड़ा टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है साहब। ये साहब आप बांग्लादेश में देख रहे हैं क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के चलते। तो खतरा आप बोल रहे हैं कि ऐसे माहौल में हम नौकरियां काटनी शुरू करें। भाई सरकार को तो नौकरियां बढ़ानी चाहिए ऐसे माहौल में। आप ये एक नया फलसफा हमने देखा है कि साहब नौकरियां काटो, सबसे बड़ी थूक लगा रहे हैं। अरे साहब वो लड़के मर रहे हैं आपके लिए, वो थूक नहीं लगा रहे आपको। और आपको दोनों टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, पीरियड। अगर आप आजाद रहना चाहते हैं, अगर आप पिंचिंग पेनीज करना चाहते हैं, तो यू विल पे अ प्राइस इन योर नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के नाम पे अपनी प्लीज इंक्रीज योर डिफेंस बजट। Okay. There has been no increase in the defense budget. There has been a cosmetic increase which doesn't cater for inflation. जब इतना माहौल खराब हो रहा है तो एक बचाव का हमको जगह यही मिली डिफेंस में। साहब आप खतरा मोल ले रहे हैं ना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि डिफेंस बजट बढ़ाएं। आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको मैन पावर भी चाहिए। सबसे पहले जो 1,80,000 का मैन पावर कट आपने थोपा है फौज के ऊपर, उसे प्लीज जल्द से जल्द भर दीजिए। वो गैप्स को देखकर पाकिस्तान रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा में घुसा। वो गैप्स खुद हमने क्रिएट किए हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। मैन पावर इज योर बिगेस्ट रिसोर्स। यू आर द रिचेस्ट कंट्री इन मैन पावर टर्म्स। बट अपनी मैन पावर का फायदा उठाने के बजाय ये एक फलसफा है कि साहब मैन पावर काटो, ये तो बेकार है तो जॉब किसको देगो साहब? बिल्कुल। तो आपने तो नौकरी खत्म कर दी फौज की, ठीक है साहब। वो बेचारे बच्चे जो 4-4 बजे उठ के दौड़ की प्रैक्टिस करते थे, अब वो बेचारा निराश हो गया है। हमको अग्निवीर स्कीम को भी ट्वीक करना पड़ेगा, 4 साल से 7 साल और 25% रिटेंशन से 75% रिटेंशन, नहीं तो साहब हमारे गैप्स और बढ़ेंगे। और अब बांग्लादेश का प्रॉब्लम आपके लिए खुल गया है। ऐसे में फौज बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए?
यू नो। अब जो ये हमारी फौज में भी तबका वो अकल के दुश्मन है। हाँ, क्योंकि हर कंट्री के पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपकी योर प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेरिका's प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करेंगे। अब हाँ, नहीं ये क्या बचपना है। बचपन है, बिल्कुल। नहीं, आई टोटली एग्री। एंड मैं एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है खालिस्तान मूवमेंट में, जो फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? देखिए साहब, पाकिस्तान का एक प्लान है जिसे कहते हैं K2, कश्मीर खालिस्तान। हमने बेटा जब ये पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट हुई थी, बड़ी खतरनाक, 10 साल पंजाब ने अंधकार देखा। दे लिव थ्रू एन एरा ऑफ डार्कनेस, राइट। और फिर हमारी फौज और हमारी पुलिस मिलकर हावी हो गई टेररिस्टों पे, और हमने जो है वहाँ शांति बहाल कर दी, और पहली टेररिस्ट मूवमेंट है जो पूरी तरह से कुचल दी गई थी, राइट। और फिर हमने बॉर्डर पे फेंसिंग बनाई थी, जिसके चलते ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी आर्म्स एमिनेशन टेररिस्ट ट्रेंड की, वो बंद हो गई। फिर हमने साहब ये जो फेंस है कश्मीर से ऑलमोस्ट रण ऑफ कच्छ तक ये बना दिया। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है साहब, दे वांट टू रिवाइव। बिल्कुल टेररिज्म तकरीबन खलास हो गई थी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में तो जीरो पे आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया साहब कि अब उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार उन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू किए। ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स, ड्रोन्स के जरिए पैसा, आर्म्स, एमुनेशन, एक्सप्लोजिव्स, प्री फैब्रिकेटेड आईईडीज, ये ड्रोन से वो बॉर्डर के पार कर रहे हैं, फेंस के पार कर रहे हैं। फिर उन्होंने फेंस के नीचे टनल बनानी शुरू करी, लोग इन्फिल्ट्रेट करने शुरू किए। ये जो खासकर जो गैप्स हमने क्रिएट किए थे रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा वगैरह में जो ट्रूप्स घटाए थे, वहाँ पे उन्होंने भेजने पूरा फ़ायदा उठाया, भेजने शुरू किए। और वो पुरजोर लगा रहा है टेररिज्म को रिवाइव करने जम्मू कश्मीर में और पंजाब में। इसके लिए उसने एक अमृतपाल सिंह, एक जो हमारा बंदा था, वो दुबई में ट्रक ड्राइवर था, दाढ़ी आड़ी काटी हुई थी, सब कुछ काटा हुआ था, और उसको उन्होंने देखा कि इसकी शक्ल मिलती है भिंडरांवाले से, तो उन्होंने उसको रिक्रूट किया वहाँ और पैराशूट किया वापस पंजाब में। पहले तो उसने ड्रग्स के नाम पे अभियान शुरू किया, जो तो जायज़ बात है क्योंकि वहाँ ड्रग्स बहुत आ रही, लेकिन भेज कौन रहा है? पाकिस्तान, राइट। और उसके बाद वो जर्नैल सिंह भिंडरांवाला 2.0 बनने की कोशिश ने की, पुलिस स्टेशन पे अटैक करवाया, ये वो करवाया। अब वो जेल में है, जेल से इलेक्शन लड़ा और उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसको जिता दिया, ठीक है साहब। और मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर, इन खालिस्तान। और अब तो साहब वो लग गया बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा मतलब उसने तो करके दिखा दिया ना साहब। हॉस्टाइल एक्ट्स वो कर रहा है ना। ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे तपड़काते रहेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। ये गांधीयन टर्न दी अदर चीक, कब तक ये बकवास करते रहेंगे? आई मीन वी हैव टू हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड, बिल्कुल। यू नो। एंड इफ पाकिस्तान को हैज गॉट अ डेथ विश, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है, सियार की मौत आती है, तो वो शहर की तरफ भागता है। ये भी शहर की तरफ भाग रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू गिव इट टू हिम। बिल्कुल। बट एक बार डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया को कैसे डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए खालिस्तान के साथ, जो कनाडा, यूके और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए साहब, डिप्लोमेटिकली तो हम डील कर ही रहे हैं, बट हाउ राइट इज इट फॉर कनाडा टू एनकरेज टेररिज्म एंड मर्डर एंड मेहम इन इंडिया? बिल्कुल नहीं। उनके कनिष्का एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया का जो डाउन किया था टेररिस्ट ने, जो टोरंटो में बम लगाया था, उसमें जो सिटीजन्स थे ज़्यादातर चाहे भारतीय मूल के हों, वो कनाडा के सिटीजन्स थे। क्या किया है उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन? जीरो, कुछ नहीं, ठीक है साहब। और वह ऐसे ही घुमा फिरा के वो चली जा रही है। वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है शरेआम हथियारों में। ये वो धमकी दे रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को जान से मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, और आप इनकरेज कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले है ना। और फिर वो बड़ा पन्नू को उन्होंने कॉज सेलिब्रे बना दिया है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा? पाकिस्तान में मारा। वो जवारी को नहीं मारा पाकिस्तान में?
दूसरे देशों में घुस के नहीं मार रहे, वो उनके दुश्मनों के लिए अलग फलसफा, और जो हमारे देश में मार काट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बम लगाने की साजिश कर रहे हैं, वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं। ये तो साहब हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। एक तरफ से आप हमारे दोस्त बनते हैं, फिर एक्शंस आपके इतने हॉस्टाइल हैं कि साहब थोड़ा आदमी हैरान हो जाता है। इसी अमेरिका से हमने हार्ड कैश दिया और GE-404 और GE-414 जेट इंजिन हमने उनसे लिए अमेरिका से, अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट के, तेजस, ठीक है। और श्योर इनफ, जैसे कि अमेरिका की फितरत है, उन्होंने रोक दी सप्लाई, पैसे खा गए। फिर हमें कह रहे हैं रूस से रिश्ते नाते तोड़ दो, रूस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हग मत करो, ठीक है साहब। प्रेसिडेंट पुतिन साहब को क्यों जफ्फी क्यों मारी? अरे साहब क्योंकि वो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो हथियार हम पे करते हैं वो हमको पहुंचाते हैं। लेकिन आपका तो उल्टा फलसफा है, आप हमें कह रहे हो चीन से लड़ो। और सही बात है कि अगर एशिया में एक देश है विच कैन स्टैंड अप टू चाइना, वो है इंडिया, दूसरा पॉसिबली जापान, बट उससे ज्यादा इंडिया। तो हमको तो लगता था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में फ्रेंडशिप बढ़नी चाहिए। देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर नाउ कोइंसाइडिंग। पहले तो अलग अलग रहते थे, बट नाउ इट इज स्ट्रेंज, दे वांट अस टू, ये नई चीज है कि वो चाहते हैं कि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, बांग्लादेश में ओवरथ्रो कर रहे हैं प्रो इंडियन सरकार को, हमको धमकियां दे रहे हैं, हमारे हथियार जिसके पैसे दे दिए हैं वो रोक रहे हैं। ये तो सीना जोरी चोरी हुई ना साहब। बिल्कुल। और फिर कह रहे हैं कि रूस से रिश्ते नाते तोड़ लो। अगर ऐसे दोस्तों पे डिपेंड करके हम रिश्ते नाते रूस से तोड़ लेंगे तो हमारे देश की तो तबाही हो जाएगी साहब। बिल्कुल। मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आपका क्या थॉट्स है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अग्निपथ स्कीम और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन आर्म फोर्सेस? देखिए साहब, वंस अगेन you know what suits America does not suit us. You study the American recruitment system, जहाँ लोग आ नहीं रहे भर्ती के लिए, या भरमार है भर्ती की, रॉयट्स हो रही हैं जब भर्ती होती, इतने ज़्यादा लोग आने चाहते हैं। You can't apply the American template to the Indian conditions कि अमेरिका साहब इस तरह 3 साल के ले रहा है, वो 3 साल के, 4 साल के, चीन 3 साल के ले रहा है। कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने पिछले 40 वर्षों में? 0। और जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी वियतनाम से, पिटे थे। दैट इज अ रोल मॉडल फॉर इंडिया। बिल्कुल। बट हमारे कुछ जर्नल साहब हैं, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे कुछ पॉलिटिकल तबकों में लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको अमेरिका जैसे बनना चाहिए, मॉडर्न, एडवांस्ड, ये वो। अरे साहब, व्हाट सूट्स अमेरिका डज नॉट सूट इंडिया। वहां पे मैन पावर की किल्लत है, यहाँ मैन पावर की भरमार है। यहाँ तो नौकरियां आपको, यू हैव टू क्रिएट जॉब्स, और आप अमेरिका मॉडल पे आगे जॉब्स काटो, AI पे जाओ, हम तो रोबोट लगाएंगे लड़ने वाले के खिलाफ। नहीं चाहिए हमको आदमी, तो फिर वो आदमी क्या करेंगे? समुद्र में कूदेंगे। यू सी द सिंपल फैक्ट इज दिस थीम वाज, आई एम सॉरी, इट वाज ब्रॉट इन अ टेयरिंग हरी। एंड नॉर्मली ऐसी बड़ी स्कीम के पहले पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है। एंड आर्म्ड फोर्सेस आर एन ऑर्गेनिक एंटिटी, you know, they are a living entity. Exactly. They have been around for 250 years. Some units have history of 250 years. 300 साल की तो इतिहास है, continued corporate existence. अब इसके साथ you can't play mayhem. ये change, वो change, वो change, ये change. One institution which was functioning and delivering, जो काम कर रही थी इस देश में, वो था भारत की सशस्त्र सेनाएं। ना हमने पुलिस में रिफॉर्म देखे, ना जुडिशरी में रिफॉर्म देखे, ना IAS IPS में रिफॉर्म देखे, सब हाथ धो के फौज के पीछे पड़ गए। सो आपको अगर अमेरिकनों का इतना शौक है, अमेरिकन कहते हैं इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर साहब टूटा नहीं है तो जबरदस्ती उसको ठोक पीट शुरू मत करो कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। और काम कर रही है ना मशीन। कौन सी लड़ाई हारी थी आपकी फौज ने, सिवाय 1962 के, जब आप अपनी फौज के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे? ठीक है, उसको हथियार नहीं दिए, उनकी इज्जत पे, मान पे ठेस पहुंचाई, है ना, नफरी कम कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर आपने खामियाजा भुगता। उसके बाद से फिर छेड़खानी नहीं करी फौज।
अब फिर छेड़खानी का सीजन आ गया है, ये चेंज वो चेंज वो चेंज, हर किसी को नया आइडिया आता है, वो सीधा पहुंच जाता है कि इसको चेंज करो साहब, मैं बताऊंगा, ये फौज को लड़ना सिखाऊंगा। आपने लड़ा है? मैं इनमें से कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है? नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप, Yes. ऑलराइट, क्योंकि जो चलती गाड़ी है उसको डिरेल मत करो। तो जहाँ तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, मैं समझता हूँ सरकार की हदबंदिश है। हमारी पे का बिल 1,06,000 करोड़ पर ईयर है, हमारी पेंशन का बिल 1,11,000 करोड़ है। क्वाइट ऑब्वियसली इट इज नॉट सस्टेनेबल, एट सम पॉइंट वील हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस। तो उन्होंने ये अग्निवीर स्कीम ले आई कि साहब पेंशन का टंटा ही खत्म, बस 4 साल के लिए सर्व करेंगे, किक आउट कर दीजिए और 25% को रखिए। ठीक है, ये बड़ा सुंदर आइडिया है ऑन पेपर, इज इट डिजास्टर ऑन ग्राउंड? एक तो आपकी मैन पावर घटती जा रही है, जबकि आपकी लड़ाई पहाड़ों में है। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स, पहाड़ों में बहुत नफरी चाहिए और आप नफरी काटने पे लग गए साहब। ये थ्योरी मास्टर्स, फट्टा मास्टर्स कहाँ से आ गए, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, हम कह रहे हैं कि साहब आप इस स्कीम को डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, आप जस्ट डू दिस। कि जब मैं सर्विस में ज्वाइन हुआ था बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान, तो हमारे जवानों की कलर सर्विस थी 7 साल, 7 years कलर सर्विस, एंड दे डिड ब्यूटिफुल, दे ब्रोक पाकिस्तान इनटू। बिल्कुल। सो इंक्रीज 4 years to 7 years so that he can वो इंटीग्रेट कर सके यूनिट के साथ, वो ट्रेन हो सके, वो हम उसका फायदा उठा सकें उसकी ट्रेनिंग का। यहाँ तो ट्रेन करेंगे तो वो घर चला जाएगा। ठीक है साहब, ये एक अजीबो गरीब ये हालत पैदा कर रहे हैं। 4 साल से 7 साल करिए, 25% रिटेंशन से 75% करिए, क्योंकि हमारी नफरी कम हो ही जा रही। ठीक है, इट्स क्वाइट अ पैराडॉक्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है, नफरी फौज में कम हो रही है। भाई इट इज इलॉजिकल इन द एक्सट्रीम। और लास्ट पॉइंट मेरा अग्निवीर को ये है कि इन डेथ वी आर ऑल इक्वल। जब एक अग्निवीर शहीद होता है, उसको वही फुल पेंशन उसकी फैमिली को मिलनी चाहिए जैसे कि एक नॉर्मल सोल्जर को मिलती है। उसको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उसके बच्चों को, उसके वारिसों को मिलनी चाहिए जैसे कि एक नॉर्मल को मिलती है। ये अफसोस ये कि ये बयानबाजी का हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी जी जाके पार्लियामेंट में बोले कि कुछ नहीं मिलता, वो तो फिर गलत है ना। आप बगैर स्टडी किए इतनी सीरियस प्रॉब्लम पे इतने फ्लिपेंट कमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि कुछ नहीं मिलता। तो रक्षा मंत्री ने खड़े होकर सही बोला कि साहब 1 करोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम असली क्या है? 1 करोड़ की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो 1 करोड़ तो हर जवान को भी मिलता है, उसके अलावा जो नॉर्मल जवान है उसको, उसकी फैमिली को लाइफ टाइम की पेंशन मिलती है, जो मौजूदा तनख्वाह उसके मरने तक मिलती है। मेडिकल कवर मिलता है, CSD की फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, वो सब भी तो होना चाहिए। वी कांट डिस्टिंग्विश इन डेथ। एक किस्म का मार्टिर दूसरे किस्म का मार्टिर नहीं हो सकता ना, बिकॉज he has laid down his life for the country. It is the duty of the country to look after him and not pinch pennies. बिल्कुल नहीं, आई एग्री डेफिनेटली। आपके हिसाब से कौन से स्ट्रेटेजिक लेसन्स मॉडर्न मिलिट्री लीडर्स लर्न कर सकते हैं फ्रॉम द 1971 कारगिल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्सिक्यूशन? Two separate issues. One is the Kargil war, the other is the 1971 war for the liberation of Bangladesh. So let me start with Bangladesh. Bangladesh was one of the most spectacularly successful campaigns in global history, military history of the world. In 13 days, we formed a new nation state with the force of arms. And Bangladesh, unconsciously, we had gone to the Kautilyan model of war, the Chanakya Niti, the Chanakya model of war, a long covert campaign of destabilization followed by a quick overthrow, a coup de main operation, right? बांग्लादेश में 8 महीने मुक्ति बाहिनी लड़ी थी पाकिस्तान की फौज से, थका दिया, तंग कर मारा उनको, हैरस किया,
एंड दे वर टायर्ड. और तब जब उन्होंने अटैक किया भारतवर्ष पे यूजिंग द एयरफोर्स, तो हम राशन पानी लेके चढ़ गए और 13 दिन में हमने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी. ठीक है, दैट इज द वे टू गो. लॉन्ग कैंपेन ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, स्विफ्ट कैंपेन ऑफ रैपिड एक्शन, शॉक एंड ऑ. कौटिल्य यूज्ड टू यूज वॉर एलिफेंट्स. ही हैड 9,000 वॉर एलिफेंट्स. आज के दिन भी बेटा आप 9,000 हाथी लगा दो सड़क पे, दुनिया भागना शुरू कर देगी डर. So they used to use shock and awe. We used air power for shock and awe, right? And that is the way to go. That's the way to fight. No long, desultory campaigns achieving nothing. No stalemates. No draws. There are no stalemates or draws accepted. There are no prizes for runners-up in war. You win, and you should win fast. Not like Russia spreading the war to second year, third year, when it could have been sorted out in the first year if they had used their full force. If you pull back your forces, pull back your punches, go half-cocked, then you will suffer. The country will suffer. The armed forces will suffer. The people will suffer. So go for quick, long covert action before you go in. Destabilize, break the geopolitical balance of that target country, and then go in a swift attack to mop up in the wake of that डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन. तो ये हमारा तरीका होना चाहिए. इन कारगिल वी हैड अ डिफरेंट, इट वाज अ लिमिटेड वॉर. और उन्होंने इंट्रूजन की थी. पहले तो हमको पता नहीं चला कि ये टेररिस्ट है, कि बाद में पता चला ये तो 5 पलटने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की, पाकिस्तान की. तो फिर हमने वहाँ पे अपनी 2 डिवीजन लगाई. हालांकि न्यूक्लियर बैकड्रॉप था. अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग दिस वॉर वाज फॉट. So we had to be a little careful, but we used those 2 divisions. We brought in the Bofors, we brought in the multi-barrel Grad rocket launchers. We super saturated that area with fire assaults, and then our infantry went through them out yard by bloody yard, inch by bloody inch. But there is a school of thought we should have gone across the border. There are pros and cons, but I think we did pretty well and we got them out. मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है वो एक्चुअली थोड़ा पर्सनल है. एज एन एक्टर माई सेल्फ मैंने फर्स्ट हैंड देखा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो पावर है पब्लिक को काइंड ऑफ पब्लिक की व्यू बदलने की, है ना. आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या पावर है जो शायद पब्लिक की जो पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री आर्मी उसको बदलने की? narrative change. Yes. देखो बेटा, वेरी सिंपल. भारत में एक शौर्य और पराक्रम की परंपरा है. नो, लड़ाके हैं, बड़े अच्छे योद्धा हैं भारत के जो सिपाही हैं, वीर योद्धा हैं. बहुत बहादुरी और उन्होंने दिखाया है हर मैदान जंग के अंदर. और उसके पीछे एक रीजन था कि शौर्य की, बहादुरी की कदर की जाती थी. जो लोग बहादुरी दिखाते थे, हिम्मत शुजात दिखाते थे, उनकी गाथाएं सदियों तक गाई जाती थी. गांव में कवित होते थे जो कि इकतारा लेके गजबर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल. यू सी दिस वर्ड पिक्चर इन द केडेंस ऑफ पोइट्री. बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. यू नो, there is poetry, there is cadence, there is meter, rhythm, rhyme, so that you can memorize. This media helped you to memorize and carry forth the ballads, the war songs, the ballads of bravery, to encourage future generations to fight. आजकल पोएट्री खलास हो गई साहब. आजकल इकतारे वाले कोई गांव में नहीं दिखेंगे आपको. सब अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं. पेट भरना ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है साहब. और ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गई है एनकरेजमेंट की. ये वो गांव हमारे होते थे जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेना में जाया करते थे. बूढ़े आके कहानियाँ सुनाते थे, बच्चों को लड़ाई की मोटिवेट करते थे. अब तो साहब अग्निवीर के साथ तो वो प्रथा ही ख़त्म हो गई है. अब वो अग्निवीर तो एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो कह रहे हैं.
लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बट हमने सोचा था कि भारत का टेलीविजन, भारत का बॉलीवुड, that will step into the breach to motivate people for nationalism, patriotism, sacrifice, duty, honor, country. They would play up in their themes these nation building themes, these motivational themes, Patriotic theme. patriotic themes. But what we have found is that Bollywood has been churning out gangs of Wasipur, Gunde. Exactly. I don't know. I mean, whom are you lionizing? Whom are you creating as a role model for the youth of the country? Gunde, smuggler, gang lords, are they the ideals that you are projecting to our youth in every second, third, fourth bloody film? Exactly. Artistic integrity के नाम पे you can just spread information जो public को negatively affect करेगी. वो जो कर रही है, कर रही है, बिल्कुल. वो जो कर रही है बेटे, वो ना, so the simple thing is, the war movies and the good war movies can be counted on our fingertips. Mhm. You know, हकीकत, border, right? गिनी चुनी फिल्में हैं साहब. This nation has fought 4 regular wars, you know, with Pakistan, one with China, and counter-insurgency campaigns. उसकी अगर आप देखो क्या military themes आ रही हैं, तो बॉम्बे बॉलीवुड से military themes आ रही थी. Human right violation. The Indian army is murdering people, torturing people, ताकि इंडियन आर्मी का मोरल डाउन किया जाए, इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस में खलल डाली जाए, लोगों में फौज के खिलाफ गुस्सा भरा जाए. I mean, for God's sake, give us a break. बिल्कुल. People are laying down their lives for their country, और आप उनको instead of extolling their bravery, patriotism, duty, honor, country का जो spirit है, आप उनको गाली गलौज देना करना चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं. ये हो रहा था. We had to fight against it. तो अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल में आया है. आप मतलब मोटिवेशन तो दरकनार बेटा, आप तो डिमोटिवेट करने पे लगे हो ना. आप तो गाली गलौज देने पे लग गए हो इन द नेम ऑफ लेफ्टिस्ट लिबरलिज्म, सम इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबलिज्म. You want to destroy your armed forces, you want to destroy their fighting spirit. I think now I'm happy to see a change with this change in government. Now lots of films are coming up. We hope a lot more come up. Fighter was one that I saw, which was a damn good film, and did well at the box office. Yes. You know, after all, it has to be a commercial proposition. Yudhasya katha ramya. The tales of war are enchanting. What better war and drama than the military, than war, than action? Beautifully. You can have n number of things. For example, the 1971 war. One of the greatest military campaigns in military history. अगर ये रूस में हुआ होता, अगर ये अमेरिका में हुआ होता, 200-300 फिल्में इस कैंपेन पे बन गई होती. The fall of Bangladesh, The Dash to Dhaka. एक फिल्म है कोई, एक बनी थी बॉर्डर. A border was about a company battle in Rajasthan. That was supposed to be a secondary theater then. और दूसरी बनी है अभी पीपा एलपी, about a small border action before the war, जिसमें कि PT-76 टैंक्स इस्तेमाल किए गए थे. For God, एक वो बाड़मेर में हमने एयरफील्ड बना दी थी. यानी बांग्लादेश को तो आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं. और अब इस माहौल में तो you should recount and tell the people of India, the people of the world and the people of Bangladesh what really happened in that war. How much did ये कोई है कोई फिल्म? कोई नहीं है साहब. कोई नहीं है. करना ही नहीं चाहते. हमने लिखी किताब, हमने लिखी स्क्रिप्ट, ये वो, और हम लोग घूम रहे हैं उसको लेके. Because people don't want to do it. People are more keen कि एक और गुंडे बनाई जाए, गैंग्स ऑफ वासीपुर नंबर 3 बनाई जाए, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, अब डॉन 10 भी आएगी मेरे ख्याल at this rate. So are those the role models? The role model sought to be created is the gunda, the smuggler, the gang lord. That is the role model. You get rich quick. Loot, murder, kidnap, ransom low, but amir ho jao. This is what you are telling the youth of this country, and I think we need a break there. We need, which is happening. I'm very happy to see the change coming in, but it has to be much more rapid and much more extensive change. Across the board change in narrative building
for nation building. Narrative building for nation building. Beautifully said. You've touched my heart, and I don't know how I can thank you, but we can talk much more in the future. But I just want to say, truly an honor, sir, and thank you so much. Bharat Mata ki jai. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind.